बच्चों आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और इस बुक का चैप्टर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इस साल की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब बेसिक, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग, तो मैं आपको कहूं इस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे? ब्रिक्स, ठीक है। एक बिल्डिंग है वो ब्रिक्स की बनी हुई होती है, ठीक है, मतलब एक एक यूनिट का एक ब्रिक होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई मतलब ये पूरी बिल्डिंग इन ब्रिक्स से बनी हुई है, तो ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग तब बनी जब ब्रिक ज्वाइन हुए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो आप पढ़ के आए हो एटम, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट केमिस्ट्री में एटम होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है। जो हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी या हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, कॉल इट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो सारी जिनमें लाइफ है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स, एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? सेल का, ठीक है। सो सेल इज द सेल का बना हुआ है, ठीक है। तो सेल, ये जो चैप्टर है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, उसका सबसे छोटा यूनिट बोले तो सेल है, ठीक है। चाहे कोई भी ऑर्गन हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है वो ग्रुप ऑफ सेल्स का ही बना हुआ है, ठीक है, जिनको फिर टिश्यूज बोलते हैं। वो आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि टिश्यूज क्या होता है। ये चैप्टर एकदम बेसिक चैप्टर है, सिर्फ सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल होता क्या है, ठीक है। तो सेल हमारा जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो सबसे छोटा हमारा सेल है, फंक्शन भी, ठीक है, मतलब उसकी वजह से ही बाकी जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वही वो हैं, ठीक है। तो ये सेल डिस्कवर कब हुआ, पता कब लगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा यूनिट सेल है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने एक बार्क ऑफ ट्री को स्टडी किया था। बार्क ऑफ ट्री मतलब ये ट्री की छाल, ट्री का छिलका, ठीक है, ट्री की छाल को, बार्क ऑफ ट्री को स्टडी किया था। और उसमें उन्हें, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से उस छाल को देखा तो उसमें उन्हें कॉर्क सेल्स दिखे, ठीक है, कॉर्क सेल्स दिखे। सेल का नाम है कॉर्क सेल्स, ठीक है। ये जो उन्हें क्या दिखा, उन्हें एकदम ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे इस तरह से, ठीक है। और लैटिन भाषा में कंपार्टमेंट का वर्ड होता है सेल, ठीक है। ये जो स्मॉल रूम्स दिखे, लैटिन भाषा में स्मॉल रूम या स्मॉल प्लेस का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है। सो इस तरह से जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने 1665 में सेल डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो तब उन्होंने ये शब्द निकाला था सेल, ठीक है। उन्हें पता लगा था कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब छोटे छोटे सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट में एनसीईआरटी में ये जो, अगर आप चैप्टर खोल के बैठे हो, ठीक है, ये चैप्टर खोल के बैठे हो तो पेज फिगर 5.2 है, इसमें भी एक ओनियन पील के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है।
ओनियन पील मतलब ओनियन का छिलका। ओनियन के छिलके के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो ओनियन का छिलका ऊपर का निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया और स्टडी किया गया है सेल में क्या क्या होता है। तो अगर मैं आपको पूछूं सेल की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, सेल में क्या क्या होता है, ठीक है, आपकी सेल की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। तो सेल में क्या क्या होता है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आप 7th से पढ़ के आ रहे हो। 7th में आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, ठीक है। एनसीईआरटी ने सालों से अपनी टेक्स्ट नहीं बदली है। जहां तक मैं जानती हूँ 7th के चैप्टर 1 में ही सेल का इंट्रोडक्शन है। सेल क्या होता है, सेल है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ द, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सारा सेल का फंक्शनिंग न्यूक्लियस पे चलता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड लाइक पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है जो सेल को बाहर के वातावरण से अलग करती है, जो मेम्ब्रेन होती है जो सेल को बाहर के एटमॉस्फेयर से अलग करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब एक कवरिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, पर्टिकुलर जो चीजें हैं, जो सेल के लिए जो पर्टिकुलर चीजों को एंट्री देना और रुक जाना, एक दरवाजे की तरह होता है, ठीक है। जैसे आपके घरों में बड़े बूढ़े होते हैं और वो एकदम देख के किसी को अंदर आने देते हैं, तो वैसे ही हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो किसी मतलब सबके लिए एंट्री नहीं होती है, ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि ये एकदम एंट्री सोच समझ के देता है सब्सटेंसेस को। सेमी मतलब किसी को ही एंट्री देता है, सबके लिए नहीं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। और क्रोमेटिन की मदद से क्रोमोसोम्स बनते हैं, और फिर डीएनए बनता है, ठीक है। डीएनए किस तरह से होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए आपको पता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस क्यों ब्रेन ऑफ द सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसकी मदद से डीएनए फॉर्म होता है, ठीक है। और डीएनए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नए ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स एंड देन डीएनए, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसके अलावा और भी सेल, और भी जो कहते हैं ना, और भी पार्ट्स होते हैं सेल के, जैसे कि अगर मैं बोलूं तो वैक्यूल्स, ठीक है, मैं बोलूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होते हैं, ये अदर पार्ट्स होते हैं जो सेल को
अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ द सेल्स विच हेल्प द सेल टू परफॉर्म द फंक्शन वेरी स्मूथली, ठीक है। तो उन्हें सेल ऑर्गेनेलिज कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। सेल के ऑर्गन्स जो कि मदद करते हैं सेल को फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो बाकी अदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मेरे ख्याल से आपने 7th में पढ़ा है, फिर 8th में, नाउ यू आर इन 9th, ठीक है। और 9th में आप फिर से पढ़ रहे हो व्हाट इज सेल, ठीक है। सो दिस इज सेल, ठीक है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बॉडी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो उसके लिए सेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे कि सेल अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट किया गया था ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ऑब्जर्व किया गया था सेल के पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको देखो हर सेल अलग अलग होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी अलग अलग होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई बहुत सारे सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। कई होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल कौन है? काफी सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अमीबा है, पैरामोशियम है, ठीक है। सो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी भी एक पर्टिकुलर शेप होती है। अगर मैं अमीबा की बात करूं, ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है। अगर मैं आप अमीबा की बात करूं, ठीक है, तो अमीबा है तो इस तरह अमीबा के पास ये होता है सूडोपोडिया, ठीक है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल का बना है ये पूरा ऑर्गेनिज्म। और इसका जो ये जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सूडो मतलब फॉल्स, पॉड मतलब फीड। वो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है फूड को, ठीक है। अगर फूड होता है तो ये सूडोपोडिया उसको ट्रैक करके उसको अंदर ले लेता है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जिनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है। मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं। तो उनका न्यूक्लियस कैसे बना हुआ होता है, तो देखो उनके पास जैसे न्यूक्लियस है तो जहाँ यहाँ पे न्यूक्लियस में यहाँ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो उनके पास ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। उनके पास बस थोड़ा सा ऐसे न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, ऐसे। और ये पुअरली डेवलप होता है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उनके पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियस नाम का होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी कमी होती है, सिर्फ क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, थोड़ा सा क्रोमेटिन मटेरियल होता है अंदर, ठीक है। और मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रिमिटिव डेवलप मतलब जो न्यूक्लियस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अच्छे से डेवलप नहीं होता है और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड,
ठीक है। तो जैसे हर सेल का अलग अलग शेप है। अगर मैंने जैसे अमीबा बताया आपको, तो अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूं नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका यूनिट है नर्व सेल, ठीक है, नर्वस सिस्टम का यूनिट है नर्व सेल। कैसे? इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम का यूनिट है नर्व सेल, ठीक है। अच्छा, और इसमें देखो इस तरह से है, ये भी यहाँ पे सेंटर में, और इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने बीच में आपसे ड्रॉ भी करवाए थे, आपके ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसकी भी डिटेलिंग पढ़ोगे, एक्सॉन, डेंड्रॉन, ठीक है, आप 10th में इसका डिटेलिंग पढ़ोगे, ठीक है। ये नर्व सेल है, ठीक है। एक्सॉन और डेंड्रॉन, एक्सॉन और डेंड्राइट से बना होता है ये, ठीक है। इसमें फिलहाल आपके पास इतना डिटेलिंग नहीं है तो मैं आपको नहीं करा रही हूँ। इसके बाद देखो आपके पास मसल सेल होता है, ठीक है, एकदम मसल सेल होते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। फिर एग सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर स्पर्म सेल्स भी होते हैं आपके पास, ठीक है, स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग सेल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आपका फिगर 5.3 में बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने कुछ सेल्स बना के दिखाए हैं आपको, ठीक है, अलग अलग सेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर। ये जो हेडिंग है ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की हेडिंग है। इसमें इन्होंने अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं। एक स्मूथ मसल सेल है, फिर एक ब्लड सेल है, नर्व सेल है, फैट सेल है, बोन सेल है, देन ओवम, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वेरियस सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो हर सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, और ठीक है, और मतलब हर सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, हर सेल का अलग अलग फंक्शन भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ स्पर्म का फंक्शन, यहाँ देखो नर्व सेल है उसका फंक्शन अलग है। नर्व सेल का फंक्शन सिग्नल पहुंचाना होता है, ठीक है भाई, जो डिटेक्ट हो, बाहर कुछ दिखा उसको डिटेक्ट करके उसको सिग्नल पहुंचाना, मतलब सिग्नल लेना होता है, रिसीव करना होता है, बॉडी से एक्ट करना होता है। और इसका देखिए फिर ये मसल सेल है, इसका अलग फंक्शन है, एग सेल का अलग है, स्पर्म सेल का अलग फंक्शन है। तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। अमीबा एक सिंगल सेल, जो अमीबा मैंने पहले बनाया था वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से आप, और वो भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जैसे मैं, आप हैं, मेरे में, आप में सांसें हैं, वैसे अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और जहां ऑर्गेनिज्म वर्ड आया मतलब सांस लेने वाली वस्तु, मतलब वो सांस ले सकती, जो भी सांस ले सकता है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो वो इरेगुलर शेप होता है, वो बना ही होता है एक सेल का, ठीक है। पर जैसे मैं, आप, एनिमल्स, ये एक मैंने ट्री बनाया था जब शुरू में बनाया था, सो वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस तरह से हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल हमारे जो लाइफ का एक पाया है, सेल हमारे लाइफ का एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है, तो आप कहोगे क्यों मैम, आप सेल पे इतना भार क्यों दे रहे हो? तो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, अगर आप सेल्स, अगर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे, तो वो बनाएंगे टिश्यूज, ठीक है। अगर बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे वो बनाएंगे ऑर्गन्स, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन्स से बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप देखो सेल तो बेसिक फंक्शनल यूनिट हुआ ना, मतलब जब बहुत सारे सेल्स बने तो टिश्यूज बने तो पूरा एक ऑर्गन बना। ऑर्गन तो आपको पता है, जैसे हार्ट इज एन ऑर्गन, ठीक है। हार्ट का काम क्या है, ठीक है, ब्लड को पंप करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक इज एन ऑर्गन टू डाइजेस्ट फूड,
ठीक है। सो इस तरह से तो आप देखिए हर एक ऑर्गन का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो एवरी ऑर्गन हैज एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ये ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज। ये ऑर्गन्स टिश्यूज के ग्रुप से बनते हैं। और ये टिश्यूज कैसे बनते हैं? वो बनते हैं सेल्स के ग्रुप से। सो व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे जो बेसिक अगर कुछ चाहिए अगर कुछ चाहिए, अगर आप लाइफ, ठीक है, लाइफ के लिए कोई चीज चाहिए, दैट इज सेल। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, उसमें भी लाइफ है, बिकॉज इट इज अ सेल। वो एक सेल का बना हुआ, इसीलिए उसमें लाइफ है, ठीक है। तो इस तरह से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई न्यूक्लियस जो हमारा जो सेल है, सेल में देखो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है? फ्लूइड लाइक क्यों होता है? ऐसे गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड टाइप क्यों होता है? ये जो सारे सेल ऑर्गेनेलीज है उनको पकड़ के बैठता है, एम्बेड करके अपने में ऐसे पकड़ के बैठता है। जैसे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ के बैठा है, वैक्यूल को पकड़ के बैठा है, तो ये पकड़ के बैठा है अपने पास, ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। अच्छा, आप मेरे से अगर पर्सनली एज अ टीचर पूछो कि मैम जो हमारा साइंस है उसमें सबसे इजी पार्ट कौन सा होता है? देखो आपके साइंस के 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। केमिस्ट्री की मैंने स्टार्टिंग दिलवाई, केमिस्ट्री में आपको खासी चीजें समझनी पड़ी। फिर फिजिक्स में आपका फुल लॉजिक लगता है, बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स मतलब आपको फेस करने पड़ते हैं, बहुत लॉजिकल होता है। पर मैं अगर आप मेरे से पूछो कि साइंस के तीनों ब्रांचेस में से सबसे इजी ब्रांच मैं किसको फील करती हूँ? दैट इज बायोलॉजी। क्यों? बायोलॉजी में मोस्टली आपको सिर्फ समझना होता है, याद करना होता है, थोड़ी आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए एंड बायोलॉजी आपका हो जाता है। इवन 10th में भी बायोलॉजी के जब पार्ट आता है, ठीक है, मतलब आपके 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो हर पार्ट का इक्वल वेटेज होता है। बोर्ड एग्जाम्स में 80 मार्क्स का होता है, तो हर पार्ट को इक्वल वेटेज दिया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी बच्चों को ज्यादा इजी लगता है तभी भी। क्यों? क्योंकि उसमें मोस्टली आपको चीजें याद करनी है, ठीक है, बहुत लॉजिक नहीं है। जैसे भाई सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है तो है, इसमें थोड़ी मैं लॉजिक ढूंढने बैठूंगी, ठीक है। पर वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप लॉजिक ढूंढते हो, ठीक है, भाई ये सॉल्यूशन ऐसा क्यों है, इस सॉल्यूशन का कलर ऐसा क्यों है, एसिड क्या है, बेस क्या है, कितना सारा होता है। इवन फिजिक्स में तो लॉजिक की दुकान है, ठीक है। जिनको मैथ्स पसंद नहीं है उनके लिए तो फिजिक्स सरदर्द होता है। पर एक बायोलॉजी इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन साइंस, ठीक है। अगर इजी मतलब उसमें मैं ऐसा इजीएस्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो बच्चे जो थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है, मैं सीधा स्ट्रेट बात कर रही हूँ, जो बच्चे जिनके लिए जो वीक होते हैं ना, उनके लिए मैं कहती हूँ बायोलॉजी वरदान है, ठीक है। आपको खाली याद करना है और चीजें सिंपल ही होती है। जैसे अब मैं समझा रही हूँ तो मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाई, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं समझाई, इतना तो मेरे ख्याल से आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। सो बायोलॉजी में एक तो डायग्राम पे आप सक्सेस मतलब डायग्राम पे हाथ आजमाओ और दूसरा आपका मेमोरी, ठीक है, तो बायोलॉजी आपका, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसके बाद अच्छा अभी हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई सेल क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे कि जो ये सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है। जो ये सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं, इनका रोल क्या है सेल में? तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम हैं, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, या है क्या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन आपका पेज नंबर 59 पे
5.2.1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से टॉपिक की हेडिंग दी गई है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करती है कौन आएगा कौन जाएगा। ठीक है, ठीक आपके दादाजी, आपकी दादी जी या आपकी मम्मा या पापा की तरह कि वो डिसाइड करते हैं घर में कौन आएगा कौन जाएगा। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब किसी किसी को एंट्री देता है, परमिएबल मतलब परमिशन। ठीक है, हर किसी के लिए एंट्री खुली नहीं छोड़ देता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो पड़ा है वो कारण से ही पड़ा है क्योंकि वो किसी किसी को परमिशन देता है सेल में एंटर होने की। ठीक है, तो देखो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल से बाहर आते हैं जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल है और ये बाहर का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये बाहर का एटमॉस्फेयर है और ये आपका सेल है। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो अंदर आना चाहते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे CO2 है, ठीक है, इसको बाहर जाना है। ठीक है, या कुछ CO2 गैस बाहर है उसको अंदर आना है। ठीक है, तो ये जो अंदर और बाहर सब्सटेंसेस आते हैं जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड गैसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, गैसेस, कोई गैस अगर सेल के अंदर आना चाहती है या बाहर जाना चाहती है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जो गैसेस को एंट्री देता है इन द सेल या इवन अंदर से बाहर जाना है, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और यही चीज अगर पानी, वाटर, ठीक है, अगर वाटर को अंदर आना है या बाहर जाना है, ठीक है, वाटर को, ठीक है, अगर पानी का आदान प्रदान होना है, ट्रांसफर ऑफ वाटर होना है विद इन द सेल, सेल पानी वाटर ले रहा है, ट्रांसफर ऑफ वाटर हो रहा है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं 1 मार्क की, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा, इसमें शब्द यूज होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जब गैसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती हैं या लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है, दैट इज डिफ्यूजन। व्हाट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन? तो कई बारी जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखो यहाँ ज्यादा है, 80% है। ठीक है, बाहर कम है, बाहर समझो है 30%। ठीक है, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लो, तो इसलिए बाहर जाएगी गैस। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ गैस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो जो माप वगैरह आप जो भी बोलो। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो गैस ट्रांसफर की क्वांटिटी है, दैट इज हायर। यहाँ देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है। कई बार उल्टा भी होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस होता है, वही चीज पानी के साथ होती है। ठीक है, पानी का भी ट्रांसफर होता है अंदर बाहर, सो वो भी ट्रांसफर ऑफ वाटर, उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, ट्रांसफर ऑफ गैसेस विद इन द सेल, एंड ऑस्मोसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप नए 3 शब्द पढ़ोगे। बच्चों, अभी मैंने ऑस्मोसिस की बात की। ठीक है, ऑस्मोसिस शब्द की बात की, तो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बोला ट्रांसफर ऑफ वाटर विद इन द सेल। में सेल से जो, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर बाहर से पानी अंदर आता है, अंदर से बाहर जाता है। फिर मैंने हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात की। ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में देखो हम उस टॉपिक के अंदर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। नाम देखो, हाइपो, आइसो, हाइपर। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर concentration than the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब देखो, अगर जो सेल के बाहर मीडियम है, जैसे ये सेल है, सेल के बाहर मीडियम है। देखो पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, देखो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन वर्ड मतलब सॉल्यूशन दो चीजों का बना होता है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का मतलब एक थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा लेस वाटर वाला होता है। सॉल्वेंट मतलब मोर वाटर या वाटर ही होता है, ठीक है, मतलब ये विदाउट वाटर होता है, ये वाटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन किसका बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक लेमनेड है, लेमनेड, ठीक है, शिकंजी, ठीक है, तो शिकंजी में ये मेरे शिकंजी का ग्लास, ठीक है, मैंने यहाँ पे शिकंजी बनाई, लेमनेड बनाया, तो इसके अंदर क्या क्या पड़ेगा? शुगर पड़ेगी, फिर सॉल्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये शुगर सॉल्ट क्या है? मेरा जो शुगर और सॉल्ट है वो मेरा सॉल्यूट है, सॉल्यूट, ठीक है, मतलब नॉन लिक्विड फॉर्म सॉल्यूट है। और इसमें जो पानी है दैट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और ये जो शिकंजी बन गई, ये मिक्स करने के बाद जो शिकंजी बनी दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, ठीक है। समझो ये सेल है और सेल के बाहर बहुत पानी है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत हाई है सेल के बाहर, तो क्या होगा? देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल को देखो यहाँ पानी ज्यादा है, डाइल्यूट मतलब कहते हैं ना, डाइल्यूट वर्ड का मतलब होता है, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर सेल के बाहर डाइल्यूट मीडियम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, और सेल के जो अंदर है, सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, तो सेल क्या लेगा? पानी लेगा बाहर से, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ कम है, तो सेल बाहर से पानी अंदर लेगा। एंड इसको अंदर, जिस तरह जब ये अंदर लेगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और क्योंकि पानी ऑस्मोसिस से सेल अंदर लेगा, ऑस्मोसिस से सेल पानी अंदर लेगा, उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और जब सेल ने पानी अंदर लिया तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल, फूल जाएगा। ऑब्वियसली पानी अंदर आया तो फूल जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब मीडियम के बाहर पानी ज्यादा होता है, मीडियम के अंदर पानी कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड, सेल के अंदर पानी कम होता है, सेल के बाहर पानी ज्यादा होता है, मीडियम के बाहर ज्यादा पानी होता है, और सेल को बाहर से पानी अंदर लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक में देखो, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। जब सेल के बाहर मीडियम में और अंदर मीडियम में सेम होता है, पानी क्या होता है? सेम, ठीक है। सेल के बाहर मीडियम में और सेल के अंदर मीडियम में पानी सेम होता है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो सेम है, सो दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution, ठीक है। इसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक में if the medium has lower concentration of water than the cell will lose water by osmosis, ठीक है। अगर सेल पानी, अगर देखो यहाँ अंदर पानी ज्यादा है, ठीक है, अंदर पानी ज्यादा है और बाहर लेस है, तो सेल क्या करेगा? पानी बाहर भेजेगा, ठीक है। मीडियम मतलब बाहर वाले को इन्होंने मीडियम बोला है, सेल के बाहर वाली जगह को मीडियम बोल रहे हैं। तो अगर बाहर पानी कम है, अंदर ज्यादा है, तो सेल बाहर पानी देगा, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि सेल अपना पानी बाहर दे देगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पानी दे देगा तो सिकुड़ जाएगा ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। फिर से देख लो, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं रिलेटेड टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ वाटर ही तो है। ठीक है, तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। ठीक है भाई, जो सेल के आजू बाजू का जो मीडियम है, अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो देन द सेल विल गेन वाटर, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है तो सेल बाहर से पानी लेगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल बाहर से पानी मांगेगा सो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसने पानी मांगा और वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आइसोटोनिक क्या होता है? Isotonic, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. The cell will stay the same size. जब बाहर और अंदर सब सेम होता है, ना पानी दो ना लो, सब बराबर है, ना लेंगे ना देंगे, that is called isotonic solution. Next is what is hypertonic solution? Hypertonic क्या है? अगर मीडियम के पास कम है, मीडियम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर कम है पानी और सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल ऐसी स्थिति में अपना पानी देगा। तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें सेल होता है श्रिंक। ठीक है, सो रिलेटेड टू ऑस्मोसिस प्रोसेस ये 3 टाइप्स ऑफ हमने सॉल्यूशन पढ़े। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ये पतले पतले जीवाणु होते हैं, एकदम छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लोग ब्रीदिंग प्रोसेस ऑस्मोसिस से ही करते हैं। ये लोग फ्रेश वाटर वगैरह में, नदियों तालाबों में आप देखते हो नील नील होता है, एकदम ग्रीन ग्रीन होता है, तो ये लोग इसी प्रोसेस से सांस लेते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस, और इस तरह से ही करते हैं। इवन डिफ्यूजन प्रोसेस भी बहुत होता है प्लांट्स वगैरह में। भाई ऑक्सीजन, आप ऑब्वियसली डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद देखें, जैसे मैंने अमीबा की भी बात की थी। ठीक है, अमीबा में भी अगर मैं अमीबा की बात करूं, ठीक है, तो अमीबा की बात कर रहे थे, तो अमीबा के पास मैंने आपको बताया था कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो भी ऐसे आराम से बाहर से अंदर आने देती है फूड को। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि हम अभी अंदर और बाहर की बात करें इसलिए मेरे को अमीबा याद आया। अमीबा भी इस तरह से खाना अंदर ले लेती है। ठीक है, तो खाना जिस प्रोसेस से अंदर लेती है उसे कहते हैं एंडोसिस्टोसिस। ठीक है, एंडोसिस्टोसिस। अमीबा जैसे खाना, जैसे यहाँ देखो इन प्रोसेस को ऑस्मोसिस, तो जब अमीबा खाना अंदर लेती है उसको बोलते हैं एंडोसिस्टोसिस। सिस्टोसिस। ठीक है, एंडोसिस्टोसिस प्रोसेस से अमीबा खाना अंदर लेती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल को ही बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस का बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है। ये 1 मार्क में बहुत आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। अभी हम साथ में सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, बच्चों अभी क्वेश्चन आंसर्स लिख लो। आज हमने जितना टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। ब्लूप्रिंट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 59 पे ब्लूप्रिंट है, पेज नंबर 55 फर्स्ट क्वेश्चन। ब्लूप्रिंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट मतलब ब्लू में ये क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं इसे। तो 59 पे हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, क्वेश्चन लिखो, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। ठीक है, इसका आंसर है आपका पेज 58 पे। पेज 58 पे येलो बॉक्स है ना,
येलो बॉक्स में पहली लाइन से लिखो आंसर। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. Primitive microscope मतलब बिल्कुल सादा माइक्रोस्कोप था। तो इसका आंसर सेल से लेके माइक्रोस्कोप तक, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 ब्लूप्रिंट का सेकंड नंबर। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? व्हाई इज द सेल called the structural and functional unit of life? आप पूरा लिखेंगे, आप पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर लिखेंगे। आंसर, सेल को क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है? आंसर लिखें। A cell is capable of independently carrying out all necessary activities of life. Full stop. So they are called basic or functional unit of life. आंसर क्या है? सिंपल, एक ही लाइन का आंसर है। A cell is capable मतलब क्षमता रखता है। ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग मतलब अकेला, कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ की सारी एक्टिविटीज करने की अकेली क्षमता रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे ब्लूप्रिंट है वो पेज नंबर 61 पे ब्लूप्रिंट है। पेज नंबर 61 वो आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. Answer, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 moves by diffusion and H2O moves by osmosis through cell membrane, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? ब्लूप्रिंट का 61 का सेकंड, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे? कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? तो आंसर, बिकॉज it allows the entry and exit of some substances only and not all. सबके लिए, सबको अलाउ नहीं करते, आने और जाने में कुछ ही को अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 67 एक्सरसाइजेस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। जितना मैंने अभी कराया वो सबसे मैं रिलेटेड क्वेश्चंस करा रही हूं। एक क्वेश्चन लिखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पेज 67 पे एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन 3 है, ठीक है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? what would happen if the plasma membrane ruptures or break down? क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी या ब्रेक हो जाएगी? पेज 67 का क्वेश्चन है ये, थर्ड नंबर है उसमें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में थर्ड नंबर। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन?
अगर फट जाएगी, टूट जाएगी तो क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की कवरिंग होती है। तो सेल की कवरिंग ही टूट जाएगी तो क्या होगा? बस सब अंदर बाहर होगा ना। सॉरी, लिखें आंसर। If plasma membrane ruptures or break down, then the molecules of some substances will freely move in and out of the cell. अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, फट जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आराम से अंदर बाहर जा सकेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से ही 7th, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? इसी एक्सरसाइज में 7th नंबर, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। क्वेश्चन आपको लिखने हैं सारे। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अपना आज मैंने जितना एक्सप्लेन किया है सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं। अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? तो आंसर लिखें। अमीबा takes its food by the cell membrane which forms the food vacuole. Amoeba takes its food by the cell membrane which forms the food vacuole. कैसे लेता है? सेल मेम्ब्रेन की मदद से लेता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब ये अमीबा का सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इससे क्या बना देता है? ये वैक्यूल, मतलब ऐसे खाना अंदर ले लेता है अपने। ठीक है, वैक्यूल बनाता है और खाना अंदर ले लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ खाना पड़ा है। ठीक है, ये अमीबा है, यहाँ खाना पड़ा है। अब क्या करेगा? यहाँ सूडोपोडिया बनाएगा। ठीक है, सूडोपोडिया कैसे बनाएगा? तो ये देखो, जैसे खाना है, ये ऐसे ये फीड को अपना ऐसे कर देगा। खाने, देखो खाने की पोजीशन ले लेगा और फिर खाना अंदर ले लेगा। इसको क्या बोलते हैं? इंडोसिस्टोसिस। ठीक है, अब खाना ले लेगा अंदर। ठीक है, ये फूड था। ठीक है, ये इसका सूडोपोडिया। ठीक है, और ये देखो अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये सेल हुआ, ये सेल, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका। देखो ये अमीबा 3 स्टेप्स में खाना अंदर लेता है। ये देखो, उसको दिखा तो उसको पता लगा खाना है। फिर ये क्या कर रहा है? यहाँ देखो सूडोपोडिया, अपने फीड को वो कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडोसिस्टोसिस। ये फिगर बना लेना, इंडोसिस्टोसिस। इंडोसिस्टोसिस प्रोसेस से खाना अंदर लेता है। ठीक है, इंडोसिस्टोसिस प्रोसेस से ये खाना अंदर लेता है। क्या लिखोगे? ये देखिए, फूड वैक्यूल बना लेता है। ठीक है, फूड वैक्यूल। अच्छा, तो प्रोसेस है इंडोसिस्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसी में ही, पेज 67 पे 8th नंबर, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस है पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आंसर टिक करो। लास्ट की थर्ड लास्ट लाइन, पेज की थर्ड लास्ट लाइन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच काट दो, एसोसिएट सच काट दो। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसे? ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डिफाइन हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 पे वो 1 लिखा हुआ है ना, 1 के बाजू में इफ द मीडियम से लेके हाइपोटोनिक तक लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे 2 लिखा हुआ है ना पेज नंबर 60 पे, वहां इफ से लेके सॉल्यूशन तक लिखो। फिर नेक्स्ट है डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डिफाइन, सॉरी, हाइपरटोनिक।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पेज नंबर 60 पे फिर से थर्ड नंबर, इफ द मीडियम से लेके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये पूरी डेफिनेशन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ, किसका किसका बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर, किसका बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। किसका, ये एमसीक्यूज में आता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक ये येलो पैराग्राफ है पेज नंबर 58 पे, ये एक बार रीड कर लेना। यहाँ अच्छे अच्छे नाम हैं, एक ली वेनहॉक नाम है, ली वेनहॉक, फिर रॉबर्ट ब्राउन, परकुंजी, स्क्लेडन एंड श्वान, वर्को, ठीक है। ये अच्छे अच्छे नाम हैं, एक बार ये 58 पे वो जो येलो पैराग्राफ है एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। इतना सारा आप मेरे को लिख के क्वेश्चन आंसर्स परफेक्टली मेरे को लिख के आप व्हाट्सएप करिएगा। चलें, थैंक यू।